मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं साल 2007, जहां एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर सभी बच्चों से कहता है कि बच्चों, बड़े होकर के तुम क्या बनोगे ये बात तुम्हें यहाँ आकर के बतानी है। सभी बच्चे एक एक आकर के अपना फ्यूचर प्लान्स उन सबके आगे रखते हैं। ऐसे में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम रीड रिचर्ड्स होता है। ये बच्चा उन सबके आगे आता है। असल में एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन दिमाग से ये बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। रीड वहाँ पे आकर के बोलता है कि मैं एक टेलीपोर्टेशन मशीन पे काम कर रहा हूँ, जिसकी हेल्प से मैं सामान को दूसरी जगह पर भेज सकूंगा, और मैंने इस मशीन को बनाना शुरू भी कर दिया है और ये समय मेरे घर पे ही है। उसकी बात सुनते ही उसका टीचर उठता है और भड़कते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए नहीं बुलाया था, और उसको दोबारा उसकी सीट में बैठने के लिए कह देता है। जब रीड अपनी सीट में बैठता है तो उसके पीछे एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम बेन होता है। बेन उठ करके देखता है तो रीड ने अपनी कॉपी में टेलीपोर्टेशन मशीन बनाने का पूरा प्लान और डायग्राम्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए थे। ये सब देखते हुए बेन को काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। वहीं दूसरी ओर रीड को एक पावर कन्वर्टर की ज़रूरत होती है, और उसको चुराने के लिए वो एक कबाड़ खाने में जाता है जिसका मालिक कोई और नहीं बेन ही होता है। बेन वहाँ पे रीड को पकड़ लेता है। रीड उससे कहता है मुझे अपनी मशीन के लिए एक पावर कन्वर्टर की ज़रूरत है, लेकिन बेन को रीड के ऊपर भरोसा होता है। इस वजह से वो उसको एक पावर कन्वर्टर दे देता है और उसके साथ रीड के घर में जाता है, जहाँ पे वो लोग पावर कन्वर्टर को उस मशीन से कनेक्ट करते हैं। जिसके बाद वो मशीन स्टार्ट होती है और वो लोग उसमें एक कार को रखते हैं, जिसके बाद वो कार गायब हो जाती है। लेकिन जब दोबारा वो लोग उस कार को मंगवाते हैं तो उसकी जगह पे मिट्टी आती है। उन लोगों को लगता है कि ये कार किसी रेगिस्तान में चली गई थी, और इसके बाद उसकी जगह वहाँ पे एक मिट्टी का टुकड़ा आया। अब धीमे धीमे 7 साल बीत जाते हैं और रीड और बेन अभी भी साथ में रहते हैं। वो उस मशीन को लेके एक साइंस एग्जीबिशन में जाते हैं और उस मशीन की प्रेजेंटेशन देते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर आकर के उस मशीन को चलाने के लिए कहता है। रीड उसमें एक पेपर के प्लेन को रखता है और उसको गायब कर देता है। इसके बाद वो दोबारा आ जाता है, जिसके बाद प्रोफेसर उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम कोई ट्रिक करके इसको गायब कर रहे हो। असल में वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे होते हैं कि टेलीपोर्टेशन जैसी चीज़ अभी भी काम करती होगी। इसके बाद वो उसके प्रोजेक्ट को फेल करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी रीड से मिलने फ्रैंकलिन आता है। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट होता है और वो भी टेलीपोर्टेशन की मशीन पे काम कर रहा होता है। वो रीड से कहता है मुझे अच्छा लगा कि यंगस्टर भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके साथ उसकी बेटी सुजैन भी आई होती है। वो रीड से कहता है कि तुम जिस मशीन पे काम कर रहे हो मैं भी इस मशीन पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ मिलकर इस पे काम करो। वो बेन और रीड को एज अ स्कॉलर अपने इंस्टीट्यूट में ले लेता है, जहाँ पे वो लोग एक टेलीपोर्टेशन मशीन पे काम कर रहे होते हैं। अब ऐसे में उन्हें एक और साइंटिस्ट की जरूरत होती है। अब ऐसे में फ्रैंकलिन सभी साइंटिस्ट के आगे विक्टर वॉन डूम का नाम पेश करता है। वो लोग वहाँ पे विक्टर वॉन डूम को बुला लेते हैं। वहीं दूसरी ओर रीड और सुसैन की दूरियां धीमे धीमे खत्म हो जाती हैं और वो लोग साथ में काफी समय बिताने लगते हैं। फ्रैंकलिन जाता है विक्टर के पास और उससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। विक्टर उससे कहता है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ के सभी साइंटिस्ट मुझे काम करने से रोकेंगे। फ्रैंकलिन उससे कहता है कि तुम्हें जैसे भी काम करना है तुम कर लेना, लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। और वो वहाँ पे पहुँच के उन सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है अपना। इसके बाद वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रैंकलिन का एक बेटा भी होता है जिसका नाम जॉनी होता है। वो एक रेसर होता है और उसने अपनी खुद की कार को मॉडिफाई किया होता है। रेस के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका हाथ टूट जाता है। फ्रैंकलिन उसके पास आता है, उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैंने देखा कि तुम इलीगल रेसेस और ये सब करोगे तो मैं ये कार तुमसे छीन लूंगा। जिसके बाद उससे जॉनी कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ये कार मेरे पास अकेली है और मैंने इसको खुद मॉडिफाई करके बनाया है। असल में जॉनी एक टेक्नीशियन होता है और उन लोगों को वहाँ पे एक टेक्नीशियन की भी ज़रूरत होती है। फ्रैंकलिन उससे कहता है कि ये कार तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक मशीन को बनवाने में हमारी हेल्प करनी होगी। एक बार वो मशीन बन जाती है, इसके बाद हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अब इसके बाद जॉनी भी उन लोगों के साथ उस लैब में काम करने लगता है, जहाँ पे डिज़ाइन तो असल में रिचर्ड का ही होता है, लेकिन वो काफ़ी बड़े स्तर में बनना होता है। जब वो डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है तब वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नासा के आते हैं। वो उस मशीन को देख करके काफ़ी खुश होते हैं और उनके सामने एक पहला ट्रायल किया जाता है, जिस ट्रायल में वो लोग एक बंदर को उस ग्रह पे भेजते हैं और वो बंदर वापस भी आ जाता है उस ग्रह से। ये सब देखने के बाद नासा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बोलता है कि वहाँ पे वो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा। ये बात सुनते ही रिचर्ड और बाकी सबको काफ़ी बुरा लगता है। अब विक्टर उन सबसे कहता है कि जब मशीन हमने बनाई है तो हमें उस प्लेनेट पर सबसे पहले जाना चाहिए। हम वहाँ पे जाएंगे और फ्लैग को लगाएंगे। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग फेमस हुए थे वैसे हम भी फेमस होंगे। उनकी बातें सुनकर के सभी लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होने लगते हैं और वो वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। अब बेन, जॉनी, विक्टर और रीड स्पेस सूट को पहन लेते हैं और उस ग्रह पे जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, जहाँ पे सुजैन आ जाती है। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और वो लोग उस ग्रह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो लोग देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्रह काला है। उस ग्रह को बादलों ने चारों तरफ से घेर के रखा है
और वहाँ पे नीले कलर का लिक्विड बह रहा है। जब वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो नीचे उन्हें वो लिक्विड दिखाई देता है। उसको चेक करने के लिए वो लोग नीचे कूद जाते हैं, जहाँ पे जॉनी ऊपर रोप लेकर के खड़ा रहता है। जब वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो रीड उस लिक्विड को चेक करते हुए कहता है, ये तो जिंदा पावर है और इसका इस्तेमाल हम लोग काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं। इतने में वो वोल्केनो एकदम से फूटने लगता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन विक्टर के लिए काफ़ी देर हो जाती है और उस वोल्केनो में गिर के वहीं पे मर जाता है। अब वो लोग वहाँ से वापस भागते हैं अपनी मशीन की तरफ और खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। सुजैन सब कुछ देख लेती है और वो लैब से उन सबको बुलाने की कोशिश करने लगती है। जब तक वो लोग वापस आते हैं तब तक वो लोग उस ब्लास्ट की चपेट में आ गए होते हैं और वो ब्लास्ट लैब के अंदर ही होता है, जिस वजह से सुजैन भी उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाती है और उन सब के अंदर कोई ना कोई एनर्जी आ गई होती है। रीड देखता है कि उसका पैर बहुत लंबा हो चुका है और वहीं दूसरी ओर उसको पत्थरों में बेन कहीं मिलता ही नहीं है और सामने जॉनी आग से जल रहा होता है और वहीं सुजैन भी बेहोश होती है। और ये सब देखते ही रीड वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एरिया 57, जहाँ पे रीड एक रूम में बंद होता है और सभी लोगों को वहीं पे अलग अलग रूम्स में रखा गया होता है। असल में उन सब के अंदर कोई ना कोई पावर्स आ गई होती है और फ्रैंकलिन उन लोगों को देख रहा होता है। रीड की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो एक कमरे में बंद है। उसके हाथ पैर काफ़ी लंबे हैं। अब अपनी पावर्स पे कंट्रोल पाते हुए वो अपनी बॉडी को नॉर्मल शेप में लाता है। इसके बाद वो ऊपर के जाल को तोड़ के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। आगे जाने के बाद रीड देखता है कि एक कमरे में एक पत्थर का आदमी बैठा है और ये कोई और नहीं बेन है। रीड उससे बात करते हुए कहता है कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा और अपने साथ तुम्हें ठीक करने का क्योर भी लेकर के आऊँगा। और ये बोलते ही रीड वहाँ से भाग जाता है। अब इस घटना को हुए लगभग 1 साल बीत चुका है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जॉनी अपनी आग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर बेन भी अपनी पावर्स पे कंट्रोल पा चुका है। वो एक पत्थर का आदमी है और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और वहीं दूसरी ओर सुजैन एक इनविजिबल वूमन बन चुकी है और वो अपने आसपास एक फोर्स फील्ड भी बना सकती है और उसके साथ साथ गायब भी हो सकती है। हमें देखने को मिलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नासा का है, जिसका नाम हार्वी है, वो एक मीटिंग रखता है और वहाँ पे इन सब की पावर्स दिखाते हुए कहता है कि आप देख सकते हैं प्लेनेट 0 पे जाने की वजह से इन सबको कितनी अच्छी शक्तियाँ मिल चुकी हैं। ये हमारे कितने ज़्यादा काम के हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक और टेलीपोर्टेशन मशीन को बनाऊँ, जिसके बाद हम वहाँ पे अपने सोल्जर्स को भेजें और उनको भी ये सभी पावर्स मिलें, जिसके बाद हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाए। फ्रैंकलिन जाता है अपनी बेटी सूजन के पास और उससे कहता है कि तुम्हें रीड को ढूंढना होगा। अब सूजन लग जाती है ढूंढने में रीड को, जहां उसको उसकी लोकेशन मिल जाती है। रीड असल में एक जगह पे रह रहा होता है और वो अपनी इलास्टिसिटी की हेल्प से अपनी शक्ल को बदल के वहां पे छुप के रहता है। वो अभी भी उस मशीन को तैयार कर रहा होता है, जिसकी हेल्प से वो दोबारा उस प्लेनेट पर जा सके और वहां पे अपनी इस सुपर पावर्स को खत्म करने का एक क्योर ढूंढ सके। वो ये सब बेन के लिए अभी भी कर रहा होता है। उसने एक सूट भी बनाया होता है, जिसको पहन के वो अपने आप को जितना चाहे उतना लंबा कर सकता है और उसका सूट इससे फटेगा नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे सूजन भेज देती है थिंग को। बेन का नाम द थिंग पड़ गया होता है। थिंग वहाँ पे सभी आर्मी वालों के साथ आता है, जिससे बच के भागने की कोशिश काफ़ी देर तक रीड करता है, लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है। अब रीड को लेकर के बेन पहुँचता है लैब में, जहाँ उसकी मुलाकात सूजन से होती है। सूजन उससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम टेलीपोर्टेशन मशीन बनाने में हमारी हेल्प करो, जिसके बाद हम यहाँ से वापस उस प्लेनेट 0 पे जा सकें। रीड पहुंचता है लैब में, जहां पे वो देखता है कि हार्वी के आदमी टेलीपोर्टेशन मशीन को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो उसको बना नहीं पा रहे हैं। बाद में लीड उनकी हेल्प करता है, जिसके बाद वो पूरी की पूरी मशीन बनके तैयार हो जाती है। इसके बाद हार्वी अपनी एक टीम को भेजता है प्लेनेट 0 पे। जब वो लोग प्लेनेट 0 पे पहुंचते हैं तो उनके सामने से एक आदमी चल के आ रहा होता है और ये कोई और नहीं विक्टर ही होता है। हालांकि विक्टर मरा नहीं होता है, पर उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई होती है। वो पूरी तरीके से सिल्वर पड़ गया होता है और उसकी आंखें और नसें हरी हो गई होती हैं। उनके पास आते ही विक्टर वहीं पे गिर जाता है। उसको वो ले करके बाहर आते हैं और लैब में जाकर के लिटा देते हैं, जहाँ पे उससे काफ़ी सवाल जवाब किए जाते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से वो उस प्लेनेट पे जिंदा कैसे था, उसने क्या खाया और वहाँ का कैसा माहौल था। लेकिन विक्टर के कुछ और ही आइडियाज़ थे। वो चाहता था कि उस प्लेनेट पे वो आबादी बढ़ाना शुरू करे और वहाँ का राजा बन जाए। वो उठ करके उन सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसके सामने जो भी आता है वो उन सबको ख़त्म कर देता है। असल में विक्टर कमज़ोर नहीं हुआ होता है, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और वो मैटर और चीज़ों को बिना कुछ करे ही कंट्रोल कर सकता था।
इसके बाद उसके सामने फ्रैंकलिन आ जाता है जो उसको रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, लेकिन विक्टर उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसको मार के वहाँ से चला जाता है टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर। उसके अंदर बैठते हुए उसको लेकर के पहुंचता है प्लेनेट जीरो पे। वहीं दूसरी ओर जॉनी और बाकी सब फ्रैंकलिन की बॉडी के पास खड़े रहते हैं उस लैब के अंदर, जहां विक्टर प्लेनेट जीरो से उस मशीन को खूब सारी एनर्जी देता है। असल में वो अर्थ को इस प्लेनेट पे टेलीपोर्ट करके यहाँ पे एक ब्लैक होल क्रिएट करना चाहता था, जिसकी हेल्प से वो यहाँ का राजा बन जाए। और वो ऐसा करना शुरू कर देता है। ब्लैक होल की पावर से वहाँ पे टेलीपोर्टेशन होना शुरू हो जाता है और लैब में वो मशीन ऑन हो जाती है, जिसकी हेल्प से रीड और बाकी सब उस प्लेनेट पे जाकर के गिरते हैं। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि विक्टर उनके सामने है और उसने बड़ा सा एक टेलीपोर्टेशन होल खोल के रखा है, जिससे अर्थ धीमे धीमे यहाँ पे आना शुरू हो गई है और अर्थ के टुकड़े वहाँ पे आना शुरू भी हो जाते हैं। अब वो लोग एक एक करके उससे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी विक्टर को हरा नहीं पाता है, क्योंकि विक्टर उन सबसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद रीड उन सबके बीच में जाता है और वो एक प्लान बनाता है जिसमें कि वो लोग टीम वर्क से उसको हराएंगे। और वो सब लोग उसका ध्यान भटकाते हैं, जहाँ पीछे से आकर के बेन विक्टर को एक घूंसा मारता है और वो जाकर के उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस से टकरा जाता है, जिस वजह से ओवर हीट होने की वजह से वो इवेपोरेट होने लगता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब मौका पाते ही जॉनी उस मशीन को बंद कर देता है, लेकिन जब तक टेलीपोर्टेशन बीम वहाँ से गायब होती है उससे पहले सूजन उन सबको अपने टेक्नेसिस सर्कल में रख के वहाँ से लेकर के निकल जाती है और वो लोग धरती पर पहुँचते हैं, जहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है कि धरती का काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका था। अब इसके बाद वो सब पहुँचते हैं एक हेडक्वार्टर में, जहाँ उनके सामने आर्मी बैठी रहती है और वो उनसे कहती है कि हम आपको एक बेस देंगे जिसका नाम सेंट्रल सिटी रखा जाएगा। वहाँ पे आप अपनी पावर्स को टेस्ट करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन उससे बाहर आपको नहीं आना है। इसके बाद रीड उन सबसे बात करते हुए कहता है कि हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करेंगे और वहाँ पे वो अपना नाम रखते हैं फैंटास्टिक फोर और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।